दोस्तों नमस्कार। बांग्लादेश की लीडर खालिदा जिया जो बीएनपी पार्टी को बिलोंग करती हैं, उनकी कुछ दिन पहले डेथ हो गई और उनके डेथ के ऊपर एस जयशंकर इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर वो बांग्लादेश गए और वहां जाके उन्होंने क्या किया। लेकिन उनके जाते जाते वहां पे बहुत ज्यादा खेला हो गया, एक बहुत बड़ी बात हो गई, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन क्या पर्पस था एस जयशंकर के विजिट का बांग्लादेश के अंदर, जो इंडिया से हेट करता है? क्योंकि यहाँ पे शेख हसीना जिसको इंडिया सपोर्ट करती रही, वो आज इंडिया के अंदर बैठी है और ये लग रहा है कि जो एक्टिंग बीएमपी का चीफ है तारिक रहमान, खालिदा जिया का बेटा, वो वहां का प्राइम मिनिस्टर बनेगा। और जो वहां पे इंटीरियम प्रेसिडेंट यूनिस, मोहम्मद यूनिस, उनका पत्ता साफ होगा और उनको जाना पड़ेगा। मोहम्मद यूनिस के टाइम में बांग्लादेश के साथ इंडिया के रिलेशन सबसे ज्यादा खराब हुए, कभी इस टाइप के रिलेशन नहीं थे। इवन शेख मुजीबुर रहमान के डेथ के बाद भी इतने रिलेशन कभी खराब नहीं थे। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि मोहम्मद यूनिस जाने वाले हैं और उनके बेटे ने आते ही जब यहाँ पे आया, जब ब्रिटेन से, तो उसने पहले तो मिट्टी चूमी, जूते उतारे, माथे पे मिट्टी लगाई और अपने फादर की ग्रेव पे गया। उसका फादर जनरल जिया, जो जनरल जिया था, जिया उर रहमान था, वो बांग्लादेश का प्रेसिडेंट था पहले, उसका भी मर्डर हो गया था जैसे शेख मुजीबुर रहमान का हुआ था। फिर उसके बाद उनकी माँ जो है खालिदा जिया, वो वहां की प्रेसिडेंट बनी बांग्लादेश के अंदर और वहां से डेमोक्रेसी चली बांग्लादेश के अंदर। जिस टाइप की डेमोक्रेसी थी तो सही। लेकिन अब क्या इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन इंप्रूव हो जाएंगे? क्योंकि तारिक रहमान से मिले एस जयशंकर, लेकिन मोहम्मद यूनिस से नहीं मिले, क्योंकि मोहम्मद यूनिस की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। कब तक रहेंगे ये भी नहीं पता। फरवरी के बाद उनका बांग्लादेश में रहना मुश्किल हो जाएगा। और तारिक रहमान ने यह भी कहा कि मैं जो भी यहाँ पे लोग हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे कोई भी हो, चाहे ईसाई हो, चाहे बुद्धिस्ट हो, सबको यहाँ पे बराबर हक मिला दिया जाएगा। ये भी एक बात है जिससे इंडिया ये उम्मीद कर रहा है कि जब वहां डेमोक्रेसी आएगी तो हिंदू वहां पे सेफ होंगे और इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन इंप्रूव होंगे। कुछ लोग ये कहते हैं कि बांग्लादेश से हमको क्या लेना देना। देखिए, लेना देना जरूर है कि बांग्लादेश नेबर है, बहुत सी आपस की चीजें होती है जो डिस्कस करनी पड़ती है, ट्रेड भी होती है, बिजनेस भी होती है, और जो हमारी माइनॉरिटीज है उनका भी ख्याल रखना पड़ता है। फिर जो यहाँ पे बांग्लादेशी बैठे उनको भी निकालना है। गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी तो निकालना आसान हो जाएगा। लेकिन अब इसी पे चर्चा करने के लिए कि एस जयशंकर की जो डिप्लोमेसी है वो कितनी अच्छी है, बात करने जा रहे हैं उदय शंकर पानी जी से। हैं तो फिल्म के डायरेक्टर, लेकिन डिप्लोमेसी भी जानते हैं, बाकी चीजें भी समझते हैं, इंडिया की सिस्टम को भी समझते हैं, फॉरेन रिलेशंस को भी समझते हैं। उदय शंकर पानी जी, आपको क्या लगता है जो एस जयशंकर गए इस टाइम बांग्लादेश के अंदर, 4 घंटे की विजिट थी, तो क्या उन्होंने ठीक किया बांग्लादेश के अंदर जाकर के? सर देखिए, इंडिया की पॉलिसी यही है कि हम अपनी पड़ोसी मुल्कों के साथ बना के रखें, उनके साथ रिलेशन ठीक रहे। चाहे बांग्लादेश ने इस टाइम बहुत ही गलत हरकतें की हैं जिससे कोई भी पड़ोसी नाराज हो जाता है, एंड वी शुड हैव बीन वेरी ऑफेंसिव। लेकिन दुश्मन लोग भी मैंने अब ये देखिए कि जिस कंट्री से चाहे बनती भी नहीं, चाहे चाइना हो या अमेरिका हो, एक ट्रेड वो है कंट्री के लिए भले की चीज है ट्रेड। और दूसरा पॉइंट आपने ये बोला कि इस वक्त हमारे जो हिंदू लोग हैं बांग्लादेश में वो खतरे में, वहाँ फैनेटिक्स जो है दे आर हैविंग अ फ्री रन, क्योंकि गवर्नमेंट किसी को नाराज नहीं कर रही। मैंने तो ऐसे शॉट्स देखे कि वहां पर वो आर्मी वालों को जाके बोल रहे हैं ये करो वो करो, ये जो फैनेटिक्स, और आर्मी वाले उनकी बात सुन रहे हैं, पुलिस वाले उनकी बात सुन रहे हैं। तो बहुत जरूरी है कि एक विदेश में अगर 17 साल आदमी रह के आया है तो डेफिनेटली उसने वहां का एक सेंसिबल कल्चर देखा है, एंड ही मस्ट बी नॉट फैनेटिक लाइक जो हमारे आसिफ मुनीर नहीं, क्या इनका जो अभी मोहम्मद यूनिस हैं, जो डीप स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो डीप स्टेट ने भेजा उनको। हो सकता है कि ये जो ये खालिदा जिया का जो बेटा है, हो सकता है वो भी, उसका भी कनेक्शन हो, लेकिन व्हाई नॉट गिव इट अ ट्राई, उसको सीधा बात करें। और मोदी जी का मैसेज भी गया कि भाई आप हमें बड़ा दुख हुआ, आपकी मदर की डेथ हुई, जो एक नॉर्मल, मैंने आप दोस्त हो दुश्मन हो, किसी की मदर गई है तो यू हैव टू बी सिंपैथेटिक। लेकिन डेफिनेटली हमारे
शंकर जी हमारे फॉरेन मिनिस्टर को भेजना, तो उनको भेजना एक फॉरेन पॉलिसी को इम्पोर्टेंस दी है हमने इस वक्त, और हम चाह रहे हैं कि कोई डैमेज जो हुए हैं वो ठीक हो जाए, और किस तरह से पाकिस्तान ये बांग्लादेश पाकिस्तान की गिरफ्त से बाहर निकले, और वो देखे और समझे कि उसके लिए क्या भला है। उधर मैं एक और बात यहाँ कहूंगा, स्पेशली एक विजिट किसी, जब एस जयशंकर वहां गए तो वहां पे एक नई घटना हुई। उस्मान हादी का नाम सुना होगा, जिसको गोली मार दी थी, और मोहम्मद यूनुस ने कहा ये आदमी जिसने इसको गोली मारी है वो मोटरसाइकिल पे आए थे और चले गए, इंडिया के अंदर चले गए। वहां पे दंगे होने शुरू हो गए, वहां पे हिंदुओं को कत्लेआम करना शुरू कर दिया। एक को तो जला दिया, फांसी पे चढ़ा दिया, उसके बाद जला दिया उसको पब्लिक प्लेस के ऊपर। इंडिया के अंदर बहुत रोष था, और वहां पे जो हिंदू थे घबरा गए थे, और नेचुरली बात है वहां पे और भी ऐसे इंसिडेंट हुई। जब से शेख हसीना गई है इंसिडेंट होती रही, लेकिन जिस आदमी का नाम दिया उन्होंने कि उसने मोटरसाइकिल पे जाकर के गोली मारी है, उसका नाम था फैजुल रहमान मसूद। उसने एक वीडियो जारी कर दिया, उसने एक वीडियो जारी किया, उसने कहा मैं दुबई से बोल रहा हूँ। वो इस टाइम पे दुबई है, मोहम्मद यूनुस ने कहा था वो इंडिया भाग गया, इंडिया ने मना कर दिया, यहाँ तो आया नहीं। उसने कहा मैं दुबई से बोल रहा हूँ और मेरा नाम चल रहा है कि मैंने उसको मार दिया, मैं तो दुबई बैठा हूँ। और साथ में उसने ये भी कह दिया कि इसको मारने के पीछे जो हाथ है वो है जमात इस्लामी का, जो पाकिस्तान की सपोर्टिंग पार्टी है और जो मिलिटेंट को सपोर्ट करती है, सारे उसके अंदर मिलिटेंट है। शेख हसीना ने जमात इस्लामी को बैन कर दिया था उसके एंटी इंडिया और एंटी बांग्लादेश एजेंडे की वजह से। तो इससे मोहम्मद यूनुस की नींद उड़नी शुरू हो गई। इससे पहले हादी का जो भाई था उसने भी एक वीडियो कहा था कि इसको उसके मारने के पीछे मोहम्मद यूनुस का हाथ है। तो इससे जो जिहादी हैं और जो मुस्लिम्स हैं और पाकिस्तानी सपोर्टर हैं उनकी भी नींद खराब हो गई है। अब मोहम्मद यूनुस पे उंगलियां उठ रही है। और जब ये जो खलीदा जिया का बेटा आया था तो उसने कहा था कि हम जमात इस्लामी से कोई लिंक नहीं रखेंगे, क्योंकि ये वो पार्टी है जिसने 1971 जो हमारी लिबरेशन हुई थी उसके अंदर बांग्लादेशियों का कत्लेआम के अंदर पाकिस्तान की सपोर्ट की थी। तो ऐसा लगता है कि इसके आने के बाद जो इनका प्रो पाकिस्तान एजेंडा वो फेल हो जाएगा या चलेगा नहीं, क्योंकि शेख हसीना देखिए जमात इस्लामी पाकिस्तान के अंदर बड़ी पावरफुल रही है क्योंकि मिलिटेंट कंट्रोल करती रही है। और मोहम्मद यूनुस ने जितने भी मिलिटेंट थे जमात इस्लामी के दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के सबको रिलीज कर दिया था। फिर बार बार धमकी दे रहे थे कि हम तुम्हारा नॉर्थ ईस्ट ले लेंगे, कभी कोई कहता कभी कोई कहता है 7 स्टेट्स को अलग कर देंगे, उड़ीसा को भी ले लेंगे, हम वेस्ट बंगाल को भी ले लेंगे। लेकिन जब इंडिया ने इनको धमकी दी कि हम तुम्हारे को सीधा कर देंगे, तुम्हें समझा देंगे, तो सबके सब चुप हो गए। और उसके बाद पाकिस्तान के साथ डिफेंस एग्रीमेंट करने की बात भी की, उस पर भी हम अलग से बात करेंगे। लेकिन अब ऐसा लगता है कि जब इनके नए जो लीडर हैं खलीदा जिया के जो लड़के हैं तारिक रहमान, इनसे कुछ उम्मीदें हैं। कम से कम वो हाल नहीं तो नहीं होगा जो मोहम्मद यूनुस के टाइम पे हुआ। कन्वर्शन पे कंट्रोल लगाया जाएगा, हिंदुओं को टारगेट करने के लिए कुछ काम किए जाएंगे। हो सकता है कि बांग्लादेश अपनी इकोनॉमी को भी ठीक करने की कोशिश करे, क्योंकि इसने आते ये कहा था कि मेरे पास एक प्लान है बांग्लादेश को ठीक करने का। प्लान क्या हो सकता है? प्लान यही हो सकता है कि वहां पे आप नौकरियां देंगे, पीस देंगे। फिर ये भी कहा था कि जितने भी लेडीज हैं अगर वो रात को घूमे तो उनको सेफ लगना चाहिए। तो इससे भी लगता है कि हिंदुओं की रक्षा की जाएगी वहां पे। लेकिन पता इनका तब चलेगा जब 6 महीने रूल करेंगे। कहते तो बहुत कुछ है क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करते हैं। और देखिए जब शेख मुजीबुर रहमान का मर्डर हुआ था तो वहां पे कुछ उथल पुथल होता रहा, कभी कोई आ गया पावर पे, कभी कोई आ गया। उसके बाद फिर जनरल जियाउर रहमान वो बने पाकिस्तान के बांग्लादेश के डिक्टेटर। और ये भी कहा जाता है कि वो शेख मुजीबुर रहमान के खिलाफ थे, तभी तो उनको बने वहां पे डिक्टेटर बने। और उसके बनने के बाद वो एक गैरिसन में गए, यानी कि जो इनका आर्मी का कंटोनमेंट होता वहां गए, शायद सिलट गए थे, कहीं गए थे, तो वहां पे उनको गोली मार के उनकी हत्या कर दी गई। यानी कि उन्होंने मर्डर कराया बंगला बंधु का, तो उनका मर्डर हो गया। उसके बाद खलीदा जिया ने अपनी पार्टी बनाई बीएनपी और वो पावर में आ गई। बहुत सालों तक बांग्लादेश के अंदर रही। फिर 2001 में एक इंसिडेंट हुई, हमारे बीएसएफ के लोग गलती से बांग्लादेश के अंदर चले गए कुछ को फॉलो करते हुए। अटल बिहारी वाजपेयी का टाइम था उस टाइम पे। जब चले गए वहां पे तो वापस नहीं आए, क्योंकि उन्होंने अपनी हाई कमांड को बताया नहीं कि हम यहाँ पे काम करें, ये काम कर रहे हैं, उनको खबर नहीं थी। और 21 लोग उस टाइम पे मैसेकर कर दिए बांग्लादेश की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने। और हमारी जो गवर्नमेंट थी अटल बिहारी वाजपेयी की, कोई एक्शन नहीं दिया। तो खलीदा जिया के बारे में भी कहा जाता है कि वो उनकी जो लॉयल्टी थी वो पाकिस्तान के साथ थी, यानी कि इंडिया को थोड़ा हेट करती थी।
और हिंदूस भी उनके सेफ नहीं लगते थे उनके पीरियड के अंदर। लेकिन जब शेख हसीना पावर में आई 2010 में, तो सिचुएशन चेंज हो गई, हिंदू सेफ फील करने लगे, और अगर किसी हिंदू पे अटैक होता तो शेख हसीना उस पर पूरा एक्शन लेती थी, पुलिस को क्वेश्चन करती थी, पुलिस में लोग भी रिक्रूट किए गए। लेकिन सारा का सारा उलट पलट हो गया जब यहाँ पे मोहम्मद यूनिस आ गया। और जब पीएम मोदी गए थे बांग्लादेश के अंदर, 2014 में पीएम मोदी की पहले विजिट थी बांग्लादेश के अंदर, जब बॉर्डर एग्रीमेंट साइन किया उन्होंने, बहुत से वहां पे एग्रीमेंट साइन किए, ट्रेड बिजनेस की बात की गई, और बांग्लादेश के रिलेशन हमारे सुधरने लगे। तो उस टाइम पे पीएम मोदी खलीदा जिया से मिले थे बांग्लादेश के अंदर, और उससे कहा था कि आपका ट्रीटमेंट के लिए अगर आपको कोई जरूरत, आप हिंदुस्तान आ जाए, मैं आपके पूरे अरेंजमेंट करूंगा उसके लिए। आई नहीं, बात दूसरी है, लेकिन इनके कुछ डिफरेंसेस भी थे शेख हसीना के साथ। बाद में शेख हसीना ने इनको बांग्लादेश से बाहर जाने से मना कर दिया था, ट्रीटमेंट के लिए भी, क्योंकि इनके आपस में डिफरेंसेस है। बांग्लादेश के अंदर जो डेमोक्रेसी है वो नाम की डेमोक्रेसी है। जब बीएनपी पावर में थी तो शेख हसीना को बाहर रखा था, जब शेख हसीना पावर में आई तो उन्होंने बीएनपी को दूर रखा पावर से। लेकिन आज ऐसा लगता है कि दोबारा से, क्योंकि अब जो शेख हसीना की पार्टी है उसको तो इलेक्शन लड़ने ही देंगे। हाँ, आप बोलिए सर। दो बातें, एक आई डोंट नो हाउ मच पीपल नो कि सबसे ज्यादा जो डिपेंडेंसी है हमारी बांग्लादेश की हिंदुस्तान पर, वो है मेडिकल। बहुत बड़ी संख्या में बांग्लादेश के लोग जाते हैं कलकत्ते और दिल्ली भी आते हैं फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट। और प्रॉब्लम वही है कि वो आते हैं, रहते हैं, और कई आने के बाद आधे लोग गायब हो जाते हैं। अच्छा, दूसरा जो आपने बोला कि आर्मी के जो 20, 21, 22 कुछ लोग थे हमारे, उनको देखिए, और गवर्नमेंट ने इसलिए नहीं कुछ ज्यादा स्टेप लिया सर, दे वर विक्टिम ऑफ हनी ट्रैप। और वो लोग गए थे रंग रंगेलियां मनाने के लिए, और वहां वो फंस गए, और वहां पर क्या बात हुई क्या कि दे वर ऑल मैसेकर्ड। और जिसका जब ये हमारे इंडियन इंटेलिजेंस को पता लगा, इंडियन आर्मी को पता लगा, तो दे डिड नॉट टेक अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेप फॉर दैट, बिकॉज यहाँ कुछ गलतियां हमारे लोगों की भी थी। बट दैट डजंट मीन यू मैसेकर सो मेनी पीपल यार। वो तो हैवानियत, ये हैवानियत आपने जो दिखाई है, ठीक है भैया, वो हनी ट्रैप में फंस गए थे, वो वहां गए उधर वहां पर फॉर सम एडवेंचर। तो सो दिस इज द वर्जन आई हैव विद मी। चलिए ठीक है, आपका वर्जन को तो मैं कंट्राडिक्ट नहीं करूंगा, लेकिन मैं बता दूं कि इवन म्यांमार के जो आर्मी के ऑफिसर्स हैं वो इंडिया के अंदर आ जाते हैं, बार बार आते हैं, यहाँ पे शॉपिंग करने आते हैं। हनी ट्रैप की बात तो नहीं कर रहा, शॉपिंग करने आते हैं, सामान खरीद के वापस चले जाते हैं, हमें उनसे कोई चिंता नहीं। लेकिन किसी का मैसेकर करना, क्योंकि उस टाइम पे जो अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट थी, मैंने पहले भी कई बात की है, अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट के अंदर जो उनके एनएसए थे, दिनेश मिश्रा, उनकी लॉयल्टी अटल बिहारी वाजपेयी के साथ नहीं थी या देश के साथ नहीं थी, और तभी उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। अगर आज कोई किसी भी चक्कर में हमारे आर्मी के लोगों को पकड़ के ले जाते हैं, मारते हैं, तो क्या हम उनका बदला नहीं लेंगे? बिल्कुल लेंगे। लेकिन उस टाइम पे बात अलग थी। और खलीदा जिया, वो भी कोई इंडिया के साथ रिलेशन तो अच्छे ही रखे थे उन्होंने। लेकिन अब क्या है कि उनका बेटा आया 15-17 साल के बाद बांग्लादेश के अंदर, और उम्मीद ये की जाती है कि वहां पे रिलेशन इंप्रूव होंगे, और जो बांग्लादेश के अंदर कार्रवाई की जा रही है हिंदुओं के खिलाफ, वो खत्म होगी और हिंदू सेफ फील करेंगे। लेकिन कुछ ना कुछ डिस्प्यूट तो चलते रहेंगे, बिजनेस भी होगा, क्योंकि हमारे साथ बांग्लादेश की ट्रेड भी अच्छी होती थी, उससे बांग्लादेश को फायदा, हमें भी फायदा। और रिलेशन इंप्रूव करना, देखिए क्या होता है कि दुश्मनी उससे रखी जाती है अगर इंडिविजुअल बेस पे, नेशन टू नेशन दुश्मनी की बात नहीं होती। हमारी चाइना के साथ बहुत से डिफरेंसेस हैं, बॉर्डर पे फेस ऑफ भी चलता रहा, 62 में चाइना में अटैक भी किया था, फिर भी हम चाइना के साथ ट्रेड कर रहे थे, बिजनेस कर रहे थे, और हमारी ट्रेड $100 बिलियन के आसपास पहुंच गई। तो आप सोच सकते हैं कि हम डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर। लेकिन पाकिस्तान ने ट्रेड बंद कर दी, बिजनेस बंद कर दिया, तो हमारा क्या गया? लेकिन आज बांग्लादेश के अंदर ट्रेड होगी, बिजनेस होगा तो अच्छा होगा। लेकिन आज जो हमारी पॉलिसी है कि बांग्लादेशी जो इलीगल बैठे इंडिया के अंदर, उनको निकाला जाएगा, उनको कैंप्स में रखा जाएगा। ये काम चलता रहना चाहिए, ताकि बांग्लादेश ना हमारे सिर पे बैठे, ना बांग्लादेशी बैठे, क्योंकि ये हमारी देश की डेमोग्राफी को चेंज कर रहा है। इसी के ऊपर पीएम मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से एक वार्निंग दी थी कि जो बाहर के लोग आके हमारे डेमोग्राफी को चेंज करते हैं, उस पर हमें एक्शन लेना पड़ेगा, और एक्शन लिया जा रहा है। तो एक्शन चलता रहेगा, लेकिन साथ में बांग्लादेश के रिलेशन अच्छे होंगे और करने भी चाहिए। लेकिन तीसरी बात यह है कि जो हमें पानी देना बांग्लादेश को, जो हमारा एग्रीमेंट है,
उसको हम रिन्यू नहीं करेंगे। वो हमारी कंट्री कभी कुछ ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि हमने बहुत देख लिया पाकिस्तान को, बांग्लादेश को भी। हाँ, कुछ आप कहना चाहते हैं? खत्म सर, कर आपने देता जो मोदी जी की बात की, पीपल हु नो हिम एंड अंडरस्टैंड हिम, मोदी जी बड़े पॉजिटिव आदमी। वो हर तरह की कोशिश करते हैं कि रिश्ते बिगड़े ना और ज्यादा। हिंदुस्तान में भी सबको पता है कि भैया हमारे दुश्मन कौन है, हमारी कंट्री को कौन नुकसान कर रहे हैं, लेकिन उनको भी मोदी जी कोशिश करते हैं कि भैया किस तरह से वो पॉजिटिव रहे। आप देखिए, मोदी जी के आने के बाद मैं कहता हूँ कि गुजरात में जब वो चीफ मिनिस्टर थे, सबसे ज्यादा राइट्स गुजरात में होते थे। वहां ऐसे इलाके थे, ऐसे शहर थे जहां पर हिंदुओं को जाना अलाउड नहीं था, लेकिन मोदी जी के आने के बाद एक भी कम्युनल राइट नहीं हुआ। देखिए, वो बड़ी टैक्टफुली उन्होंने बड़े पॉजिटिव वे से हैंडल किया कि एक के घर में अगर रोटी जाती है, एक के घर में अगर खुशहाली है, तो वो क्यों ये दंगे, ये मारपीट और दंगा में, पत्थर फेंकने में आके इन्वॉल्व होगा। तो इस तरह से गुजरात का वो जो एक डार्क फेस था वो सॉल्व किया गया। उसी तरह से मोदी जी ने पूरी कोशिश कर रहे हैं, वो अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि बांग्लादेश से के साथ पीसफुली हमारे रिलेशन सुधर जाए। हालांकि हमें गुस्सा बहुत है, हालांकि हम बहुत पावरफुल है, हम कभी भी उनको मसल सकते हैं, लेकिन उनका यह है कि पॉजिटिव वे से अगर ये बात बन जाए तो क्यों झगड़ा करें, क्यों मिसाइल्स हम लोग फेंकें, या हमारी नेवी क्यों जाके वहां पर बॉम्बार्डमेंट करे। सो दैट ही डजंट वांट इट, ही वांट्स टू अवॉइड। क्योंकि देखिए, हर कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट वो ही उसको ग्लोबल इन्वेस्टमेंट उसको मिलती है जहां पर पीसफुल एटमॉस्फेयर हो, जहां हूँ। पर बिल्कुल ये ठीक बात। डर ना हो कि अटैक होगा। जैसे सिंगापुर हो गया, वियतनाम हो गया, आज फॉरेन इन्वेस्टमेंट वहां इसलिए अच्छी जा रही है कि दे आर अ कंट्री विदाउट एनी कॉन्ट्रडिक्शन, अभी कोई कोई अड़ोस पड़ोस के साथ उनका कोई झगड़ा है नहीं है। दैट इज वाई देयर इकोनॉमी इज ड्विंडलिंग डे बाय डे। तो वही हम लोग, हिंदुस्तान की कोशिश यही है कि पॉजिटिव अप्रोच रखें, कोशिश करते हैं समझाने की, कोशिश करते हैं। नहीं तो अपना अपना हाथ तो रेडी है सर, कभी भी वो थप्पड़ पड़ सकता है, कभी भी डंडा उनको पड़ सकता है। So I think that is the thing, and that is why our foreign minister has gone and tried to do some damage control. हाँ, बिल्कुल सही बात है। जो आज जयशंकर के विजिट थे बांग्लादेश के अंदर, शेख खलीदा जिया के डेथ के ऊपर, वो थी बेसिकली इंडिया के रिलेशंस को नॉर्मलाइज करना। और उन्होंने जो मीटिंग की खलीदा जिया के बेटे तारिक रहमान के साथ, जो बीएनपी के एक्टिंग चीफ है, जो वहां के पीएम बनेंगे फ्यूचर के अंदर, ताकि इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन इंप्रूव हो। साथ में जो एंटी इंडिया वहां पे पार्टीज है, स्पेशली जमात इस्लामी जो प्रो पाकिस्तान पार्टी है, उसको वहां से कंट्रोल किया जाए और हिंदुओं को सेफ रखा जाए। ये है इंडिया का एजेंडा, ये है पीएम मोदी का एजेंडा, और ये एजेंडा है हिंदुस्तान का। और साथ में कुछ और चीजें हैं वहां पे कि बांग्लादेशियों को भगाया जाए और साथ में अपनी इकोनॉमी को बूस्ट किया जाए। और क्योंकि बांग्लादेश नेबर है और हमारा नेबर रहेगा, और इसी तरीके से हम काम करें। अगर बांग्लादेश की तरफ से कोई धमकी आती है कि हम तुम्हारे चिकन नेक को काट देंगे, तो बांग्लादेश की गर्दन इंडिया के हाथ में होगी, इंडिया उसको काट देगा, और यही हमारा एजेंडा चलेगा। जय हिंद, जय भारत। तो लोगों से ये कहेंगे, आप बताइए कि आप क्या कहना चाहते हैं इस कमेंट वीडियो के ऊपर। अपने कमेंट्स को दीजिएगा और सोचिएगा क्या क्या चाहते हैं, किस टाइप का देश हो, क्या हमें बांग्लादेश के साथ रिलेशन को इंप्रूव करना चाहिए या इसी तरीके से चलने दें। सर, जय हिंद, जय भारत, जय बांग्ला, वंदे मातरम।